हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना ही राजधानी और ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम सॉइल रिक्वायरमेंट यानी मृदा की आवश्यकता पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का मतलब यह है कि हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप होती हैं उनके लिए किस प्रकार की मृदा आवश्यकता होती है ताकि उनसे हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें, या फिर कहें तो हम उनका कल्टीवेशन कर सकें। ठीक है, अगर हम सॉइल की बात कर रहे हैं तो हम कुछ सबसे पहले सॉइल के बारे में जानें, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानें। हालांकि आप ये मेजरली सॉइल साइंस में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये सॉइल इसके लिए, इस वाली क्रॉप के लिए अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है। तो पहले देखते हैं परिचय सॉइल का, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। सॉइल इज द अपर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। इसमें बता रहा है कि जो मृदा है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह की परत होती है जो पौधों की वृद्धि में समर्थन करती है। क्या बताया इन्होंने? एक तो इन्होंने बताया जो पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपरी सतह, ठीक है, वो उसे हम मृदा कहेंगे। और इसका कार्य क्या होता है? तो ये पौधों की वृद्धि में समर्थन करना ही इसका कार्य होता है। अब समर्थन किस प्रकार का हो सकता है? समर्थन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का हो सकता है, या फिर जड़ें मजबूत करके ताकि खड़ा रहे, इस प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द 3 फेज सिस्टम इन विच प्लेट्स ग्रो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये बता रहा है कि इसे त्रिचरणीय प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें पौधे उगते हैं, ठोस, तरल और गैस। ओके, उसके बाद बात करें अगर हम, द सॉलिड पार्ट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर लिक्विड एंड गैस। ये जो हमारा ठोस भाग होता है ये ढांचे का निर्माण करता है। सॉइल की बात चल रही है यहाँ पर, सॉइल के ढांचे का निर्माण करता है। ठीक है, और तरल और गैस के लिए स्थान प्रदान करता है। अब ये ढांचा बनता है, ठीक है, उसके अंदर ये तरल पदार्थ रहते हैं, लिक्विड्स और गैसेस भी उसके अंदर रहती हैं। जो पोर्स होते हैं आपने सॉइल साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर अभी मैंने सॉइल साइंस के लेक्चर नहीं ला रहा हूँ, लेकिन जल्दी में ला दूंगा तो आप अच्छे समझ जाएंगे कि माइक्रोपोर्स क्या होते हैं और मैक्रोपोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उनमें ये गैस और तरल पदार्थ होते हैं। द सॉलिड फेज कंसिस्ट ऑफ मिनरल, क्ले, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। अब जो ठोस भाग होता है खनिजों, मृत्तिका खनिजों और जैविक पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सॉइल एज अ लिविंग सिस्टम, मृदा एक जीवित तंत्र के रूप में क्या है। ओके, तो इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम विद मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स दैट ब्रेक डाउन एंड रिवील्ड ऑर्गेनिक मैटर। क्या बताया गया इसमें कि मृदा एक जीवित तंत्र है, लेकिन किस प्रकार से है? क्योंकि इसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो करते क्या है कि जैविक पदार्थ का विघटन करते हैं और पुनः निर्मित करते हैं। सॉइल का निर्माण कैसे होगा? जो ह्यूमस होता है, जो पौधों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो जैविक पदार्थों के अवघटन से बनता है। और उस अवघटन का कारण कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। These microbes survive in well aerated, organic, rich and non-waterlogged soil। अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, हमें पता चला कि माइक्रोब्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं, तो इनके सर्वाइवल भी तो आवश्यक है हमारे लिए, ये जीवित रहें। तो ये जीवित किस तरह की मिट्टी में रह सकते हैं? तो ये अच्छी तरह की वायु संचरित यानी कि वेल एरेटेड, जैविक पदार्थों में से समृद्ध यानी ऑर्गेनिक रिच, और जल जमाव रहित यानी वाटर लॉग्ड सॉइल नहीं होनी चाहिए। अच्छी संचरित होनी चाहिए, जैविक पदार्थों से समृद्ध होनी चाहिए, लेकिन वाटर लॉग्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा पानी ना भरता हो सॉइल में। उसके बाद सॉइल टेक्सचर
एंड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, यानी कि मृदा की बनावट क्या है और संरचना क्या होती है इस विषय में। तो देखिए, सॉइल टेक्सचर डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज, ग्रेव, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये क्या कह रहा है कि मृदा की बनावट यानी कि जो टेक्सचर होता है वो कणों के आकार पर निर्भर करती है कि कंकड़, रेत और गारा और मृतिका किस किस आकार के हैं। देखिए, आप जब सॉइल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको सॉइल टेक्सचर की डिफिनेशन बताई जाएगी। द प्रोपोर्शन ऑफ क्ले, सैंड, सिल्ट एंड ग्रेव, इनका जो अनुपात होगा उसे ही हम क्या कह देंगे, किसी सॉइल का में जो इनका अनुपात होगा उसे ही हम कहेंगे सॉइल टेक्सचर। ओके, इसके बाद हम बात करें, आगे लिखा है कि सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू 12 टेक्सचरल क्लासेस बेस्ड ऑन दिस। क्या बता रहा है कि अगर टेक्सचर के आधार पर हम बात करें, ठीक है, तो इसे 12 वर्गों में बांट सकते हैं हम इसके टेक्सचर को। दीज अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। और यही स्ट्रक्चर, अभी हम इनके आकार के अनुपात के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब किस प्रकार से अरेंज है, ठीक है, अभी इन किस प्रकार की इनकी व्यवस्था है, तो फिर हम इन्हें सॉइल टेक्सचर कह देंगे, सॉइल स्ट्रक्चर कह देंगे तब, या फिर मृदा संरचना कह देंगे। अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि मृदा में कण, उसके कणों की व्यवस्था को हम मृदा की संरचना कहेंगे। उसके बाद टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एरेशन एंड बल्क डेंसिटी। जो टेक्सचर होता है और स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बनावट एंड संरचना होती है, वो जल धारण की क्षमता, वायु संचरण और ये आयतन घनत्व को प्रभावित करते हैं। ये लोमी सॉइल विद क्रब स्ट्रक्चर आर आइडियल फॉर फ्रूट क्रॉप्स। इसमें क्या बताया गया कि जो दलदली यानी लोमी सॉइल जो होती है, वो मृदा जिसमें दानों की संरचना हो, ठीक है, वो फलों के लिए, फलोदार क्रॉप जो होती हैं, यानी जो फल की फसलें उगाई जाती हैं, उनके लिए सबसे उपयुक्त होती है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल बाय ऑर्गेनिक कंटेंट, कि ऑर्गेनिक कंटेंट के हिसाब से सॉइल कितनी होती हैं। तो जैविक तत्वों के आधार पर मृदा के प्रकार, सॉइल्स विद मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, जैसे पिट, मक, यानी जिनमें अगर 20% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक पदार्थ है, तो उसे हम क्या कह देंगे कि ये जैविक सॉइल है। उसके बाद अदर आर मिनरल सॉइल्स, इसके अतिरिक्त जो सॉइल्स होंगी वो मिनरल सॉइल्स होंगी, यानी खनिज मृदा कहलाएंगी। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अभी जो हमने टेक्सचर और स्ट्रक्चर पढ़ा था वो मृदा की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात कर रहे हैं तो मिनरल एंड साल्ट डिफाइंड पीएच, अल्कलिनिटी, सैलिनिटी, सोडिसिटी एंड कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। देखिए, खनिज और लवण मृदा के पीएच, क्षारीयता, लवणता, सोडिकता एंड कैटायन विनिमय क्षमता को निर्धारित करते हैं। जो खनिज होते हैं वो ये सभी गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो खनिजों पर निर्भर करते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसे हम। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज अफेक्ट न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो गुण होते हैं, वो पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सॉइल सुटेलिबिलिटी, यानी भूमि उपयुक्तता के मानदंड। यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो भूमि है, हमें किन पैरामीटर्स हैं जो हम कह सके कि हमारी फसल उगाने के लिए अच्छी है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो पहला पैरामीटर जो आता है वो आता है कि स्लोप एंड इरोजन हैजार्ड्स। देखिए, ढलान और
कटाव जोखिम कितना है ये भी डिपेंड करेगा। अगर अधिक कटाव हो रहा है, अधिक इरोजन हो रहा है, तो वहां पर हमारी फसल उग पाएगी? नहीं उग पाएगी। उसके बाद सॉइल डेप्थ की बात कर लेते हैं। सॉइल डेप्थ यानी मृदा की गहराई। मृदा की गहराई किस प्रकार, अगर कोई फसल है जिसको ग्रो करने के लिए उसकी जो जड़ें होती हैं अधिक गहराई तक जाती हैं, और लेकिन इसके विपरीत हमारी जो मृदा है वो अधिक गहरी नहीं है, ठीक है, तो उथली हुई मृदा है हमारी, तो वो कैसे अपनी जड़ों का विकास करेगा वो पौधा? ठीक है, आप समझे बात। उसके बाद ड्रेनेज यानी पानी निकासी। अब अगर कोई सॉइल है उसमें जल निकासी की क्षमता नहीं है, या फिर जल धारण से करने की उचित क्षमता नहीं है, और जल निकासी की क्षमता नहीं है, तो अब बताइए जब खेत में जल भर गया तो फसल तो बर्बाद हो जाएगी। तो ये भी पैरामीटर है। उसके बाद वर्क अवेलेबिलिटी, कार्यशीलता। उसके बाद आता है स्टोनीनेस एंड रॉकीनेस। अगर कोई सॉइल है उसमें बहुत ज्यादा पत्थर हैं, ठीक है, पथरीलापन है, चट्टाने हैं, तो वो कैसे हेल्पफुल होगी हमारी क्रॉप के लिए? उसके रूट का विकास ही नहीं हो पाएगा अच्छे से, और जो न्यूट्रिशंस हैं वो भी कम मात्रा में अवेलेबल होंगे, और उसका एब्जॉर्वेशन नहीं कर पाएगा, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी हमारी सॉइल प्लांट। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है कि अगर कोई सॉइल है उसे पानी दिया जा रहा है, वो अगर वो पानी को होल्ड ही नहीं कर सकती, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? नमी कैसे, इस तरह तो नमी क्षय होती ही चली जाएगी और पौधों को ज्यादा ही पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इस पर मर जाएंगे। कितना ही पानी देगा किसान? और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर का यूज करना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर कम होता है तो हमारे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए हमें ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारी समस्याओं का निदान कर देता है। उसके बाद क्या है कि पारगम्यता। पारगम्यता यानी कि जो दबाव है, इसे हम कैसे कह सकते हैं कि जो फ्लो हो रहा है वो सरलता से हो पा रहा है नहीं, या फिर कहें, यही कह देना ज़्यादा सही होगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी यानी पोषक तत्व की उपलब्धता कैसी है, ये भी डिपेंड करता है। अगर कोई क्रॉप है, जो मैंने लेक्चर में बताया भी था कि जो मिट्टी वेब सीरीज मैंने बताई थी उसमें पोषक तत्व कम थे, तो हॉर्टिकल्चर वाली क्रॉप्स उसे करनी पड़ी। उसी प्रकार अगर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो उस प्रकार अच्छी क्रॉप बो सकते हैं, अगर कम है तो उसी हिसाब की क्रॉप बोएंगे कि इन कम न्यूट्रिएंट्स में भी वो ग्रो कर सके। उसके बाद आती है फर्टिलिटी स्टेटस यानी उर्वरता कैसी है उसकी। उसके बाद आता है सैलिनिटी, एल्कनिनिटी एंड एसिडिटी हैजार्ड्स यानी लवणता, क्षारीयता, अम्लीयता, ये सभी चीज़ें प्रभावित करते हैं। उसके बाद एक चीज़ ये कुछ लिखा है, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्लास फर्स्ट टू फोर्थ आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एंड फिफ्थ टू एट्थ आर नॉट। देखिए, श्रेणी 1 से 4 के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि 5 से 8 तक अनुपयुक्त होते हैं। देखिए, एक क्लासिफिकेशन होता है लैंड यूज क्लासिफिकेशन, या फिर लैंड कैपेसिटी क्लासिफिकेशन कहा जाता है, एलसीसी कहा जाता है, सॉरी, हाँ, ये कभी आपसे फुल फॉर्म में पूछ सकता है, एलसीसी, ठीक है, लैंड कैपेसिटी क्लासिफिकेशन। तो ये सॉइल को इसके हिसाब से 8 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसके पहले जो 4 होते हैं, ठीक है, उनमें तो उगाई जा सकती है फसलें, लेकिन उसके बाद 5 से जो 8 होते हैं उनमें फसल नहीं उगाई जा सकती है। अब बात समझ में आई? ये बस ये बात बताई जा रही है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, आप सॉइल साइंस में पढ़ेंगे, और इसके बाद भी कई सब्जेक्ट्स आएंगे जो अगले सेमेस्टर्स में, तो लैंड कैपेसिटी क्लासिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, या कोई काफ़ी काम आएगा, 2-3 सब्जेक्ट्स में काम आएगा, आगे चल अभी भी काम आएगा, आगे काम आएगा 2-3 सब्जेक्ट्स में। तो एक ही बार लैंड कैपेसिटी क्लासिफिकेशन के नोट्स बनाइएगा ताकि आप आगे भी यूज कर सकें। अब बात करें कि व्हाट इज गुड सॉइल यानी अच्छी मृदा क्या होती है, पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मेरे चैनल की रीच बढ़ जाएगी, वीडियो अदर लोगों को रिकमेंड करेगा, यूट्यूब और व्यूज आएंगे, ठीक है, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। और आप अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो को। उसके बाद गुड सॉइल की बात कर रहे थे हम, तो गुड सॉइल क्या होती है?
अ गुड सॉइल नॉरिसेस एंड सस्टेन प्लांट ग्रोथ। एक अच्छी मृदा पौधे की वृद्धि और पोषण और समर्थन करती है, वृद्धि को पोषण और समर्थन देती है। सीधी सी बात यह है कि जो अच्छी मृदा वो है जो पोषक पौधे की ग्रोथ में हेल्प करे। इट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट वाया इंटरेक्शन विद एयर मॉइस्चर माइक्रोब्स एंड ह्यूमन। ये जो होती है अच्छी सॉइल यानी गुड सॉइल जो होती है ये वायु, नमी, सूक्ष्म जीवों, ह्यूमस के साथ, ये ह्यूमस लिखा है, ह्यूमन मैंने शायद बोल दिया था, ह्यूमस के साथ क्रिया करके पोषक तत्व प्रदान करती है। उसके बाद लोम सॉइल जनरली कंसीडर्ड गुड सॉइल। दोमट मिट्टी जो होती है उसे अच्छी मिट्टी माना जाता है। अभी मैंने शायद लोमी सॉइल था, उधर मैंने दलदली मृदा शायद गलती से हो गया, तो उधर आप मैं दिखाई देता हूँ आपको, उसे भी दोमट मिट्टी कर लीजिएगा। थोड़ी ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं आपसे। कहीं यहीं पर कहीं होना चाहिए, हाँ ये लोमी सॉइल थी, दलदली मिट्टी लिखी हुई है, बल्कि इसे दोमट मिट्टी लिखी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम कहाँ पढ़ रहे थे। हाँ तो ये हो गया था। अब हम बात करते हैं कि सॉइल रिक्वायरमेंट फॉर फ्रूट क्रॉप। अगर हमें फल का उत्पादन करना है तो हमें किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात आएगी पोरस एंड एरेटेड की, यानी छिद्रयुक्त एंड वायु संचरित मृदा होनी चाहिए वो। उसके बाद डीप यानी गहरी। अब कितनी गहरी होनी चाहिए, अप टू 2 मीटर, यानी इसकी गहराई जो होनी चाहिए 2 मीटर तक होनी चाहिए। उसके बाद यूनिफॉर्म टेक्सचर, समान बनावट, यानी कि जो इसका टेक्सचर होना चाहिए, यानी जो इसके कणों का अनुपात है, इसके जो पार्टिकल्स का प्रपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जगह पर दूसरे प्रकार का टेक्सचर पाया जा रहा है और एक जगह पर दूसरे प्रकार का। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते पीएच बिटवीन जो होना चाहिए 6 to 8 होना चाहिए, यानी पीएच मान 6 से 8 होना चाहिए। उसके बाद आता है कि नो हार्ड पैन विद इन 120 सेंटीमीटर। हार्ड पैन क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि जब सॉइल होती है, जब सूख जाती है तो उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है, कठोर पपड़ी। वो कठोर पपड़ी नहीं होनी चाहिए सॉइल में 120 सेंटीमीटर तक की गहराई की बात चल रही है यहाँ पर, क्योंकि 100 गहराई तक वो हार्ड पैन देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अदरवाइज आपका वाटर इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि पानी अंदर नहीं जा पाएगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी। और सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम आएगी, पौधा जो छोटा होता है वो ग्रोथ कैसे, अपनी रूट्स को डेवलप नहीं कर पाएगा, एरेशन नहीं हो पाएगा जब हार्ड पैन होगा, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अवॉइड क्ले वेरिएशन अक्रॉस लेयर। देखिए परतों के बीच असमानता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नो वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, सोडिसिटी और अल्कलाइनिटी। तो ये कई बार होता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं होते हैं नेचुरली ही, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जल जमाव, लवणता, सोडिकता, क्षारीयता नहीं होनी चाहिए इनमें। इसके बाद बात करेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड क्रॉप सिलेक्शन। अब जो हमारी समस्याग्रस्त मृदाएं हैं तो क्या उन्हें हम खाली छोड़ दें? नहीं, उनके हिसाब से भी हम फसलों का चयन कर सकते हैं। जैसे अगर सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप का यूज कर सकते हैं, लवणता सेसीन क्रॉप, यानी अगर कहीं पर सैलिनिटी यानी लवणता की प्रॉब्लम है तो वहां पर हम इन क्रॉप्स को उगा सकते हैं, जैसे कैर हो गया, खिरनी हो गई, बेल, खजूर और बेर, आंवला, अंजीर, चीकू, इस तरह की चीजें हम उगा सकते हैं। वहीं पर अगर सोडिसिटी टॉलरेंट क्रॉप्स की बात करें, यानी सोडिसिटी की प्रॉब्लम है, तो हम कौन सी क्रॉप्स उगा सकते हैं? बेर उगा सकते हैं, इमली, बेल, आंवला, अनार, अमरूद, बेल, इन सब चीज़ों का उगा सकते हैं हम। ये बेल 2 बार हो गया क्या? ये वुड एप्पल है तो वुड एप्पल को यहाँ पर बेल हो गया शायद, इसे आप कटहल कर लीजिएगा।
यहाँ भी वुड एप्पल कटहल होगा। और ड्रॉट टॉलरेंस क्रॉप्स उगा सकते हैं, जैसे बेर, आंवला, अंजीर, अमरूद, शरीफा, करौंदा। इन सब चीज़ों, ये जो क्रॉप्स हैं ये ड्रॉट टॉलरेंस यानी सूखा सहिष्णु फसलें हैं, सूखे में उगाई जा सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक विशेष एग्जाम्पल के थ्रू, कि जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम कोकोनट सॉइल रिक्वायरमेंट्स का, कि कोकोनट के लिए सबसे यानी नारियल के लिए सबसे अच्छी मृदा कैसी हो सकती है। स्लोप जो होनी चाहिए 0.02% होनी चाहिए लगभग, ठीक है। ड्रेनेज गुड होना चाहिए, यानी जल निकासी अच्छी होनी। टेक्सचर जो क्ले, लोम टू सैंडी होना चाहिए, जो इसकी बनावट होनी चाहिए चिकनी, दोमट मिट्टी से रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। और CEC यानी कट आयन वाली जो क्षमता होनी चाहिए, कट आयन विनिमय क्षमता, कट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे, कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बेस सेचुरेशन जो होना चाहिए 20 होना चाहिए, यानी बेस संतृप्ति 20 होनी चाहिए। उसके बाद EC जो और ESP जो होना चाहिए, यानी कुछ भी हो सकती है, यानी विद्युत चालकता और सोडियम प्रतिशत, ये कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। कोकोनट की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद हम सॉल्ट टॉलरेंस क्रॉप की बात कर लेते हैं थोड़ा, कि सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स कौन सी हैं, यानी अगर लवणता है क्रॉप भूमि में तो हम कौन सी क्रॉप्स लगा सकते हैं। जैसे अगर अधिक लवणता है यानी हाई, तो हम डेट, पाल्म, बेर और ये आंवला ये सब यूज कर सकते हैं। अगर मीडियम लवणता है यानी सैलिनिसिटी है, सॉल्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, पोमीग्रेनेट, फिग और ग्रेप ये सब उगा सकते हैं। उसके बाद लो की बात करें तो एप्पल, ऑरेंज, लेमन, आलमंड ये सब उगा सकते हैं। सेब, संतरा, नींबू, बादाम, इन सब चीज़ों को हम लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनेबल सॉइल यूजेस, सतत मृदा उपयोग हेतु प्रबंधन। अब सतत मृदा उपयोग का मतलब पहले समझ लीजिए कि हम सॉइल का प्रबंधन किस प्रकार यानी किस प्रकार से मैनेजमेंट करें कि जो सॉइल है अपना लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहे, ठीक है, ये बात होती है इसका। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले एनालाइज सॉइल फिजिकली एंड केमिकली। एनालाइज सॉइल फिजिकली एंड केमिकली, मृदा का भौतिक और रासायनिक विश्लेषण करें। अब मृदा का भौतिक और रासायनिक विश्लेषण किस प्रकार होगा, जब आप उसकी भौतिक विशेषताओं का परिचय अच्छे से देंगे और रासायनिक विशेषताओं का परिचय देंगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये भौतिक विशेषताएं, और उसमें एसिडिटी कैसी है, ये सब चीज़ें, और उसका pH कैसा, ये सब रासायनिक चीज़ें आ गई। अप्लाई ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलाइजर एंड एमिडमेंट्स, यानी कि जैविक पदार्थ का उपयोग करना चाहिए, उर्वरकों प्रयोग, और जो सॉइल सुधारक होते हैं, सॉइल सुधारक हमारे जैसे यूरिया नहीं कहना चाहिए, जिप्सम हो गया उनका प्रयोग। यूज ग्रीन मैन्योरिंग रेगुलरली, और जो हरी खाद डालने की तकनीक अपनाई जानी चाहिए, जैसे ढैंचा हो गया, कब बो दिया पहले फिर बाद में चला दिया उसी में, ठीक है, तो हरी खाद बन गई। उसके बाद अडॉप्ट मॉडर्न इरिगेशन, यानी मॉडर्न इरिगेशन जैसे ड्रिप हो गया, फेरो हो गया, चेक बेसिन हो गया, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। अब जो अगला पॉइंट है वो है इनकॉर्पोरेट बल्कि ऑर्गेनिक मैटर एनुअली, यानी भारी मात्रा में जैविक पदार्थ हर वर्ष मिलाएं। क्या होता है कि जब आप क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आप खुद बताया जाए कि क्रॉप बोने से पहले लगभग 10 क्विंटल FOIM प्रति हेक्टेयर मिलाया जाता है जिससे फसल अच्छी हो। उसके बाद रिक्लेम साल्ट अफेक्टेड सॉइल विद जिप्सम आदि से लवड़ी मृदाओं का सुधार करें। मैंने अभी बताया कि जिप्सम का प्रयोग करते हैं, यानी सॉइल अमेंडमेंट्स जो होते हैं। मेंटेन न्यूट्रिएंट बैलेंस, यानी पोषक तत्वों के संतुलन बनाए रखें। अब ऐसा ना हो कि कोई आप एक ही क्रॉप उगाए जा रहे हैं, ठीक है, जिससे किसी एक प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो गई, ठीक, तो आपकी जो उर्वरकता है मृदा की वो समाप्त होती चली जाए। उसके बाद रिसाइकल ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी जैविक कचरे का पुनः उपयोग करें। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो।
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।